स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जिनके बारे में काफी लोगों को काफी कंफ्यूजन रहती है। और थोड़े टाइम पहले तक मुझे भी इन चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूजन होती थी, बट थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद इन चीज़ों के बारे में अब मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिन भी लोगों को कंफ्यूजन है उनकी भी मैं इस वीडियो में मिटा दूंगा। तो अगर तुमने लुकिज्म की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रेशोल्ड की। तो देखो, बहुत से लोगों को लगता होगा कि थ्रेशोल्ड और मास्टरी में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जब भी मैं थ्रेशोल्ड बोलता हूँ तब तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा? यही आता होगा कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को मास्टर कर ले तो उसको थ्रेशोल्ड क्रॉस करना बोलते हैं। तो बिल्कुल नहीं। थ्रेशोल्ड उस वॉल को बोलते हैं जो फाइटर्स फेस करते हैं जब वो कोई गिल्ट या फिर कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो उन्हें फाइट में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देती है। मतलब एक ऐसी वॉल, एक ऐसी इनविजिबल वॉल जो आप स्ट्रक कर लेते हो जब आप काफी लोगों से या तो हारने लगते हो। सबसे मेजरली यही होता है, जब आप किसी से फाइट में हारने लगते हो तब आप एकदम से गिल्ट में चले जाते हो, इस चीज के सेल्फ रियलाइजेशन में चले जाते हो कि तुम जीत क्यों नहीं पा रहे हो। और इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ एज जैक ली ने आज तक कोई भी फाइट नहीं जीती थी, लेकिन जब उसको ये गिल्ट काफी हद तक खाने लगता है कि वो कोई भी फाइट क्यों नहीं जीत पाता। मीनवाइल उसके दोस्त काफी आगे बढ़ चुके हैं उससे और काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो कोई फाइट नहीं जीत पाता। इसी के बाद हम देखते हैं जैक ली वर्सेस जैकी ली। और अगर तुम लोगों को नहीं पता जैकी ली कौन है, तो जैकी ली वही है जो अनसन पब्लिक से बिलोंग करता है। मतलब हडसन आन की टीम में वो था। एंड जब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में ही जैक ली गिल्ट को हटाकर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेता है। मतलब वो वॉल ब्रेक कर देता है जो उसके और मास्टरी के बीच में थी, और कुछ टाइम के लिए, बस कुछ टाइम के लिए वो अपनी स्पीड मास्टरी को अनलॉक कर लेता है। और इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। मतलब कुछ टाइम के लिए, जो कि परमानेंट ना हो। देखो, मास्टरी और थ्रेशोल्ड में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है कि मास्टरी में आपके स्टैट्स परमानेंटली अनलॉक्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आपने स्पीड स्टैट अनलॉक करा है और आपने अपग्रेड करा है अपने स्पीड स्टैट को, या फिर तुम्हारी स्पीड अपग्रेड हो गई है, तो वो अपग्रेडेड ही रहेगी। तुम उसी स्पीड में फाइट कर पाओगे जिस स्पीड में तुम उस टाइम पे थे जब तुमने मास्टरी हासिल करी। लेकिन थ्रेशोल्ड में तुम्हारी सिर्फ टेम्परेरीली स्पीड बढ़ती है। मतलब थ्रेशोल्ड में किसी भी जने का कोई भी एक स्टैट टेम्परेरीली इंक्रीज हो जाता है, और वो सिर्फ उस फाइट तक लिमिटेड रहता है जब तक तुम्हारा एड्रेनलिन रश तुम्हें अलाउ करता है उस स्टैट को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से यूज करने का। अब जबकि तुम लोगों को थ्रेशोल्ड समझ में आ गया है तो बात करते हैं मास्टरी की। तो देखो, मास्टरी भी थ्रेशोल्ड जैसा ही है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब कोई भी कैरेक्टर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, मतलब वो मास्टरी के पाथ को अनलॉक कर रहा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक वॉल को ब्रेक कर देता है टेम्परेरीली एक स्टैट को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका मतलब आगे वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसने जो टेम्परेरीली स्टैट इंक्रीज करा था वो परमानेंटली भी इंक्रीज कर सकता है, और इसी को हम मास्टरी के नाम से जानते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने पर्टिकुलरली एक परमानेंट स्टैट इंक्रीज कर लिया है तो आपने उसमें मास्टरी ले ली है। तो बात करते हैं सबसे पहले यूजर्स की जिन्होंने मास्टरी अनलॉक करी थी। तो सबसे पहले यूजर्स जिन्होंने मास्टरी मिड फाइट में अनलॉक करी थी वो थे जेम्स ली और सेओंग जियूक। तो सबसे पहला था सेओंग जियूक जिसने स्पीड मास्टरी मिड फाइट के अंदर अनलॉक कर ली थी, और इसके बाद था जेम्स ली जिसने स्ट्रेंथ मास्टरी मिड फाइट के अंदर अनलॉक कर ली थी। अब देखो, लगभग फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स के पास ही कोई ना कोई मास्टरीज थी, और एक से ज्यादा ही मास्टरी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आती है कि मास्टरी को अनलॉक करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। अब देखो, मास्टरी को अनलॉक करने के लिए कोई भी कंडीशन चलेगी जो आपकी बॉडी को उस लिमिटेशन को क्रॉस करने पे मजबूर कर दे। जैसा कि हम जानते हैं कि सेओंग जियूक और जेम्स ली का बैटल कोई सिंपल बैटल नहीं था। ये एक बहुत ही खतरनाक सा बैटल था जिसके अंदर ये एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तो इन दोनों की बॉडीज को ये रियलाइजेशन थी, अगर इनको वो बूस्ट नहीं मिला जो इन्हें चाहिए फाइट करने के लिए, तो ये दोनों में से कोई भी एक मारा जा सकता है। और ये चीज दोनों की ही बॉडीज के साथ थी, क्योंकि दोनों ने ही मिड फाइट के अंदर कोई ना कोई मास्टरी अनलॉक करी थी। ये तो एक डेथ टाइप सिचुएशन हो गई जहां पर इन दोनों की बॉडीज को पता था कि अगर इन्होंने अपने आप को मिड फाइट अपग्रेड नहीं करा या फिर अगर इन्होंने कोई मास्टरी अनलॉक नहीं करी तो इन दोनों में से कोई भी एक टपक जाएगा। लेकिन और भी साथ साथ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनसे आप मास्टरी अनलॉक कर सकते हो, और ये चीज हमें सेकंड जनरेशन के अंदर देखने को मिली थी। जहाँ जेक किम जब शाओलोंग से फाइट कर रहा होता है तब एक ऐसी स्टेज आती है फाइट के अंदर जहाँ पर जेक किम हार रहा होता है। मतलब शाओलोंग अपनी पूरी बॉडी को एज अ वेपन यूज करता है और जेक को बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंजरीज दे देता है।
लेकिन जेक के अंदर एक फीलिंग होती है कि मैं इतना कुछ करके इतना सब कुछ झेल के यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे हारने के लिए नहीं खड़ा, मुझे जीतना होगा। और इसको कहते हैं डेस्परेशन। तो डेस्परेशन में जब जेक किम ने मास्टरी अनलॉक करी तब उसने एक स्पेशल टाइप कैटेगरी की मास्टरी अनलॉक करी जिसका नाम है कन्विक्शन। अब देखो ये मास्टरी सिर्फ गाब्रंग किम और उसकी ब्लड लाइन के अंदर ही दौड़ती या फिर उसके डिसाइपल्स के अंदर, जैसे कि जिनरांग, जेक किम, कीटे किम और डालियोंग ओ, ये सारे इसके डिसाइपल या फिर इसकी ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। वेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि इस मास्टरी के अंदर और नॉर्मल मास्टरी जैसे टेक्निक, स्पीड और स्ट्रेंथ मास्टरी के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो वेल इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक मास्टरी फोकस करती है बॉडी के फिजिकल एस्पेक्ट्स पे, लेकिन कन्विक्शन मास्टरी वहीं पे फोकस करती है बॉडी के मेंटल एस्पेक्ट और मेंटल डोमिनेंस पे। अब देखो एग्जांपल के तौर पे जब आप कन्विक्शन मास्टरी को यूज करते हैं तब आपकी बॉडी अपनी सारी लिमिट्स को ब्रेक कर देती है फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि उसको कोई पेन, फियर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता। ये एक एक्सेसिव एड्रेनलिन रश वाली स्टेज होती है जहां पर आपकी बॉडी अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर देती है, साथ ही साथ अपने आप को भी ब्रेक कर देती है, क्योंकि वो अपनी लिमिट्स को ब्रेक करके अपनी बॉडी से ज्यादा काम करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ इस कन्विक्शन मास्टरी का यही एक ड्रॉबैक है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ओपोनेंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी आपको बनाने की कोशिश करेगी और मेंटल डोमिनेंस के थ्रू आपकी बॉडी आपकी सारी लिमिट्स को ब्रेक करना शुरू कर देगी और आपकी बॉडी को इमीडिएटली इतना पावर सप्लाई मिलेगा कि आपकी बॉडी या फिर आपकी बोन्स उतना सह ही नहीं सकती जितना वो पावर सप्लाई पुश करना चाह रही है आपकी बॉडी को। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमने रीसेंट के बुसान आर्क में देखा था, जहां पर जिनरांग अपनी बॉडी की लिमिट से ज्यादा करने की कोशिश करता है और वो अपना हाथ, पैर, बोन्स वगैरह सब कुछ तोड़वा देता है। मतलब पैर तो नहीं टूटते लेकिन उसकी बोन्स बुरी तरीके से क्रश हो जाती है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ रहे हैं और आपके पास कन्विक्शन मास्टरी है तो रिमेंबर द पॉइंट्स, इतना ज्यादा पुश मत करना अपने आप को कि तुम्हारी बोन्स ही टूट जाए और आगे तुम लड़ ही ना पाओ जैसे जिनरांग। और अगर तुम लोग पूछने वाले हो कि जिनरांग का केस और जेक किम का केस कैसे डिफर करता है, तो जेक किम का ओपोनेंट शाओलोंग था और शाओलोंग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि जेक किम की बॉडी को उतना ज्यादा पुश करना पड़े। जेक किम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और शाओलोंग से थोड़ा बहुत कम रह गया था। लेकिन ऑब्वियसली अगर जेक किम भी किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ रहा होता और उसको भी कन्विक्शन मास्टरी के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता, अब जबकि जिनरांग है उसको सपोर्ट करने के लिए एज अ टीचर, लेकिन अगर उसको उस टाइम नहीं पता होता तो उसका भी कुछ जिनरांग जैसा ही हाल होने वाला था। इसके बाद हमें सेकंड जनरेशन में एक और केस देखने को मिला था जहाँ पे एली यांग और सैमुअल सेओ ने जब वो सोगडू से फाइट कर रहे थे मिड फाइट के अंदर मास्टरी अनलॉक करी थी और सबसे पहला था एली यांग जिसने मास्टरी बहुत ही वियर्ड तरीके से अनलॉक करी थी। मतलब उसको काफी ज्यादा डिप्रेशन था और उसको काफी ज्यादा गिल्ट थी कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए औरों की फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन जब उसको पता लगा कि उसकी खुद की फैमिली को ही वो नहीं बचा सकता तो वो औरों की फैमिलीज के बारे में आगे क्या ही सोचेगा। तो इसी गिल्ट को साइड में रखते हुए उसने पार्ट 2 मास्टरी अनलॉक करा और उसके जस्ट बाद उसने मास्टरी भी अनलॉक करी। तो इसका मतलब है कि एली यांग ने सबसे पहले थ्रेशोल्ड को क्रॉस करा जहां पर उसने अपनी टेक्निक मास्टरी को थोड़ी देर के लिए मतलब टेम्परेरीली उस स्टैट को इंक्रीज कर दिया था, लेकिन जब उसको मास्टरी मिली तब उसकी टेक्निक स्टैट को परमानेंटली एक इंक्रीज मिल गया जहां पर वो सोगडू को हरा पाया सैमुअल सेओ की मदद से। और अगर बात करें सैमुअल सेओ की तो देखो सबसे पहले सैमुअल सेओ ने थ्रेशोल्ड क्रॉस करा जब उसने सोगडू के हेडबट लेने शुरू करे और उसके बाद उसने जब मास्टरी अनलॉक करी तो उसका रेजिलियंस स्टैट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था जहां पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था सोगडू के हेडबट से। और अगर सच बताऊं तो सोगडू के हेडबट बहुत ही बुरी तरीके से पड़ते हैं क्योंकि हमने देखा था कि सोगडू ने बहुत ही बुरी हालत कर दी थी एली यांग की 1-2 हेडबट में ही। और वेल इसके बाद तो सेकंड जनरेशन के अंदर काफी लोगों ने मास्टरी अनलॉक कर ही ली थी। वेल आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद तुम्हारे मास्टरी को लेके सारे डाउट्स निकल गए हो। तो चलो अब हम बात करते हैं यूनिक पाथ की। तो देखो थ्रेशोल्ड मास्टरी तो हो गया लेकिन यूनिक पाथ कुछ अलग ही चीज है और यूनिक पाथ सिर्फ ऐसे ही आप नहीं अचीव कर सकते। यूनिक पाथ के लिए आपको अपनी पीक और टैलेंट को मिलाना होता है और यूनिकली कुछ ऐसा ढूंढना होता है जो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, इवन कॉपीयर्स भी कॉपी नहीं कर सकते। तो उसी को बोलते हैं यूनिक पाथ। यूनिक पाथ को अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करो जो सिर्फ आपकी बॉडी के हिसाब से कंपैटिबल हो और कोई भी उस चीज को रिक्रिएट ना कर सके। अब देखो जहां तक मैंने रिसर्च करी और जहां तक मैं ढूंढ पाया पाथ 3 तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल पाथ, यूनिक पाथ और पाथ 2 पिनेकल। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल पाथ की। तो नॉर्मल पाथ एक बहुत ही सिंपल पाथ होता है जहां पर आप एक पर्टिकुलर फाइटिंग स्टाइल को फॉलो करते हो और उसी के अंदर मास्टरी अचीव करते हो, मतलब उसी को अच्छी तरीके से मास्टर कर लेते हो। साथ ही साथ इन पाथ्स को आप पास ऑन भी कर सकते हो, जैसे कि हमने देखा था कि मैनेजर किम पास ऑन करते हैं वॉरेन चे को CQC,
रेगडेक पास ऑन करता है वास्को को मुए था, गोंग सब्जी पास ऑन करता है आयरन फोर्ट्रेस जैक ली को, और साथ ही साथ गन पास ऑन करता है क्योकुशिन कराटे हमारे ओजी डैनियल को, और टीसुमा पास ऑन करता है अपनी फिस्ट हडसन आन को। वेल इसी के साथ नॉर्मल पार्ट्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे कि वॉरेन चे ने करा था सीक्यूसी के साथ, जहां पर उसने मैनेजर किम की मिलिट्री सीक्यूसी और साथ ही साथ अपनी जीट कुंडो को मिलाकर एक नई सीक्यूसी टेक्निक को क्रिएट करा था। वेल इसके बाद बात करते हैं यूनिक पाथ की। तो यूनिक पाथ इज नथिंग बट आप अपनी सारी टेक्निक्स को मिलाकर एक ऐसी टेक्निक को क्रिएट करो जो कोई भी कॉपी ना कर सके और जो सिर्फ तुम्हारी बॉडी के साथ कंपैटिबल हो। और यूनिक पाथ सिर्फ 2 लोगों ने ही अचीव करा है अभी तक, जिनमें से 1.5 जनरेशन से आता है हमारा गन और साथ ही साथ सेकंड जनरेशन से आता है हमारा जोहान सेओंग। तो सबसे पहले बात करते हैं गन के पाथ की। तो गन का पाथ हमें देखने को मिला था हंट फॉर गन पार्क आर्क में, जहां पर हम देखते हैं कि गन पूरी रात सारे ओपोनेंट से अकेला भिड़ता है और बहुत बुरी तरीके से उनको हरा भी देता है। जिनमें से जितने भी लोगों को वो हराता है वो नॉर्मल फाइटर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, उनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और गन उनको एक्नॉलेज भी कर चुका है पहले के टाइम पे और अभी भी एक्नॉलेज करता रहता है टाइम टू टाइम, मतलब कह सकते हो। वेल गन के पाथ में होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि गन बिलोंग करता है यामाजाकी क्लैन से और इन लोगों को भसड़ करने में कितना ज्यादा मजा आता है। भसड़ से इनकी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता है और साथ ही साथ गन का एड्रेनलिन लेवल भी बढ़ता है, उसका रेजिलियंस भी बढ़ता है, उसकी एंड्योरेंस भी बढ़ती है, साथ ही साथ उसके और स्टैट्स भी इंक्रीज कर जाते हैं टेम्परेरीली सिर्फ उसी टाइम के लिए जब वो पाथ अनलॉक करता है। बट देखो ये सिर्फ एक थ्योरी है जहां पर हमें लगता है कि गन के पाथ में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि गन का पाथ इतना ज्यादा लिटरल और इतना ज्यादा ऑब्वियस होने वाला है। गन का पाथ अभी शायद हमें असल में देखने को ही नहीं मिला है और वो उसकी इनेट एबिलिटी थी जहां पर वो पूरी रात सारे ओपोनेंट से लड़ता है। बट वेल सेकंड जनरेशन में कोई ऐसा है जिसके पाथ के बारे में हमें एब्सोल्युटली सब कुछ पता है और वो है जोहान सेओंग। जोहान सेओंग के पास इन्फिनिटी टेक्निक नाम का एक यूनिक पाथ है जो वो अनलॉक करता है गन से ही लड़ते हुए। और जोहान सेओंग का पाथ कैसे काम करता है, जोहान सेओंग अपनी एक मूव को बहुत सारी मूव्स के साथ कंबाइन करके मारता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ जाती है जहां पे ओपोनेंट नहीं समझ पाता है कि वो कौन सी मूव कहां मारने वाला है। इवन गन जैसा ट्रेनिंग जीनियस भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि जोहान सेओंग ऐसा पाथ अनलॉक करेगा जो कि गन के लिए भी राइवल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और वेल इसके बाद आता है हम सबका चाहिए था ओजी डैनियल, जिसने अभी रिसेंट के चैप्टर्स के अंदर ही अपना पाथ अनलॉक करा है। हमें उसके पाथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता है कि उसने एक बड़ी सी ह्यूमन साइज की सीजर को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पता और उसकी आईज कुछ अलग तरीके से ग्लो कर रही थी, जैसे कि हमने देखा था कि जिनको भी पाथ्स मिल जाते हैं उनकी आईज में एक अलग ही ग्लो आता है। मास्टरी के टाइम पे अलग ग्लो होता है और पाथ्स के टाइम पे अलग ग्लो होता है। वेल इतने ही नॉन यूजर है जिन्होंने अभी तक अपना यूनिक पाथ अनलॉक करा है। वेल इसके बाद बात करते हैं हमारे पार्ट 2 पिनाकल की, जो कि लास्ट पाथ होने वाला है और इस पाथ के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा यूनिक लोग ही आ सकते हैं। मतलब पार्ट 2 पिनाकल होता है कि आपने सब कुछ मास्टर कर लिया है और आप स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हो। इसके बाद कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है जो आपकी बॉडी को स्टॉप करे, कोई ऐसी वॉल नहीं है जो आपके आगे खड़ी हो और आपको फाइटिंग करने से रोक पाए या फिर किसी फाइट में जीतने से रोक पाए। तो यही होता है स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब। असल में स्ट्रॉन्गेस्ट वही होता है जिसने पार्ट 2 पिनाकल अनलॉक कर लिया है। वेल 0 जनरेशन में सिर्फ एक ही जना ऐसा था जिसने पार्ट 2 पिनाकल अनलॉक करा था और सब जानते ही हैं वो कौन था, गाब्रियोंग किम। इसके अलावा शायद शिंगन के पास भी पार्ट 2 पिनाकल हो सकता है, लेकिन उसकी डिप्रेशन के चलते वो शायद उसको मेंटेन ना कर पाया हो। और वेल फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी एक ऐसा मेंबर था जिसने पार्ट 2 पिनाकल अनलॉक कर रखा है और वो है हमारा जेम्स ली, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उसको लेजेंड बुलाया जाता है। और जैसा कि मैंने जेम्स ली के कैरेक्टर एनालिसिस में बताया था कि वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा परफेक्ट है और इसीलिए वो पार्ट 2 पिनाकल अनलॉक कर पाया। वेल इसके बाद आती है हमारी सेकंड जनरेशन। अब देखो सेकंड जनरेशन में मुझे लगता है सिर्फ एक ही जना ऐसा केपेबल है जो कि पार्ट 2 पिनाकल अनलॉक कर सकता है और वो है हमारा एसबी डैनियल, क्योंकि उसके पास परफेक्ट बॉडी है और उसके पास काफी ज्यादा परफेक्टेड मार्शल आर्ट्स की सारी टेक्निक्स है जब वो यूआई में चला जाता है। और सबसे मेन चीज उसके पास यूआई भी है। अगर किसी को कूटना हो तो उसकी यूआई फॉर्म बहुत ज्यादा काम आती है और जब वो यूआई को कंट्रोल करना सीख जाएगा तब वो प्रोबेबली पार्ट 2 पिनाकल को शायद कभी ना कभी एंड ऑफ सीरीज के करीब पहुंचते अनलॉक कर ही लेगा। वेल उम्मीद करता हूँ अब तुम लोगों को थ्रेशोल्ड मास्टरी और पाथ्स के अंदर तो डिफरेंस पता लग ही गया होगा और आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी जब तुम लुकिज्म पढ़ोगे, या फिर अगर तुमने लुकिज्म पढ़ भी रखी है तो भी अगर तुम्हें कंफ्यूजन थी तो अब आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगी। विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम्हारे कोई अपने थॉट्स है इस वीडियो को लेके या फिर अगर मैंने कोई यूजर छोड़ दिया हो किसी भी कैटेगरी के अंदर तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।